हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द आज के टुडे इन मार्केट्स के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं 3 इंटरेस्टिंग न्यूज़ के बारे में। रेयर अर्थ एलिमेंट्स की वजह से ईवीज आर इन ट्रबल। तो क्या गवर्नमेंट ईवी रेवोल्यूशन को रेस्क्यू करेगी? जोमैटो स्विगी को देने आया है टक्कर रैपिडो बिकॉज रैपिडो हैज लॉन्च्ड ओनली विथ हाफ द मार्जिन। सो लेट्स अंडरस्टैंड रैपिडो स्ट्रेटजी। एंड cool business turns lukewarm. Blue Star is hit by mild summers and therefore stock dips by 35%. So let's understand all the three stories in detail. Hi, this is Suhani Kataria and let's begin. तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स दैट इज REEs क्या होते हैं? रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी 17 मेटल्स जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए बहुत जरूरी है। दो ये रेयर इन नेम है बट दे आर रिलेटिवली अबंडेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट, बट दे आर डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव टू एक्सट्रैक्ट एंड रिफाइन। इनका यूज होता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के मोटर्स में, फाइटर जेट्स और मिसाइल्स के लिए, स्मार्टफोन्स, MRI स्कैनर्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स में, विंड पावर जनरेशन में भी यूज होता है। सबसे क्रूशियल पार्ट है रेयर अर्थ मैग्नेट्स जो मेनली नियोडायमियम, प्रेसियोडायमियम, समायरियम एंड डाइस्पोरियम से बनते हैं। ये मैग्नेट्स छोटे होते हैं पर बहुत पावरफुल होते हैं। ईवीज में हर ईवी के मोटर में 3 to 5 kg के रेयर अर्थ मैग्नेट्स लगते हैं। कंपेयर करो, नॉर्मल पेट्रोल या डीजल कार में सिर्फ 100 ग्राम्स यूज होता है। इनके बिना ईवी के मोटर, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और पावर स्टीयरिंग सब अफेक्टेड हो सकते हैं। इसीलिए ऑटो इंडस्ट्री पर इन मैग्नेट्स के सप्लाई का डायरेक्ट इफेक्ट होता है। अब चाइना कैसे डोमिनेट कर रही है और उन्होंने कैसे बनाया है ये पूरा एम्पायर। तो आज के दिन मतलब 2024-25 में चाइना ने ग्लोबल REE माइनिंग का 61% कंट्रोल करता है, रिफाइंड REEs का 91% प्रोसेस करता है और 90% रेयर अर्थ मैग्नेट्स बनाता है। तो क्यों या वो कैसे बना सकता है? बिकॉज ऑफ लो लेबर कॉस्ट एंड रिलैक्स्ड एनवायरमेंटल नॉर्म्स। डिकेड से गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है और टेक्नोलॉजी भी अच्छे से डेवलप कर रहा है। एंड 1980 से ही REE को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में इंपॉर्टेंस दी गई। अब चाइना की ये टैक्टिकल चाल है कि उन्होंने रेयर अर्थ्स को वेपन बना के रख दिया है। चाइना ने पास्ट में REEs को जियोपॉलिटिकल टूल बनाया। 2010 में जापान के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट के टाइम पे एक्सपोर्ट्स कट किया और अब 2024-25 में US टैरिफ्स के बदले में 7 की REEs पर एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं। ये रेस्ट्रिक्शंस ग्लोबल बायर्स को एक कॉम्प्लेक्स लाइसेंसिंग सिस्टम में फंसा देती है, जिस वजह से डीलेज और शॉर्टेजेस होते हैं। इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा वेकअप कॉल है क्योंकि यहाँ लाइसेंसेस प्रोसेस को 60+ दिन लगते हैं और अप्रूवल भी अनसर्टेन होता है। अब इंडिया के वीक पॉइंट्स है कि रिसोर्सेज है पर डिपेंडेंस भी उतना ही है। इंडिया के पास दुनिया की तीसरी बड़ी REE रिजर्व्स है, रफली 6.9 मिलियन मेट्रिक टन्स की, पर माइनिंग बहुत कम होता है, रिफाइनिंग कैपेसिटी लिमिटेड है और बल्क इंपोर्ट्स चाइना से ही होता है। इस वजह से इंडिया का EV सेक्टर और दूसरे हाईटेक इंडस्ट्रीज वल्नरेबल हो जाते हैं। बट इंडिया ने अब अर्जेंट स्टेप्स लिए हैं, जैसे नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन दैट इज NCMM सेटअप किया है। ये स्टार्ट हुआ था जनवरी 2025 में। इसका बजट है 16,300 करोड़ ओवर अ पीरियड ऑफ 7 years एंड फोकस है 30 क्रिटिकल मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करना इंक्लूडिंग REEs। दूसरा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन किया है। मार्च 25 में REE सेक्टर को पहली बार प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन किया गया। इसका एम है एक्सप्लोरेशन करना, इनोवेशन करना और प्रोडक्शन को स्केल अप करना। नेक्स्ट, PLI स्कीम से डोमेस्टिक रेयर अर्थ मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये इमीडिएट सोल्यूशन नहीं है क्योंकि सप्लाई चेन बनने में टाइम लगेगा। और स्टेट ओन्ड IREL का रोल भी है। इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड दैट इज IREL पहले डिफेंस के लिए फोकस करता था, बट अब इसको कमर्शियल प्रोडक्शन में शिफ्ट कर दिया है जहां उसका पोटेंशियल देखा जा रहा है। इसके साथ ही साथ फिस्कल इंसेंटिव्स और पॉलिसी पुश भी हो रहा है। नए फिस्कल इंसेंटिव्स, स्टार्टअप सपोर्ट और FDI फ्रेंडली पॉलिसी से REE रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग बूस्ट करने की कोशिश हो रही है। इन सब एफर्ट्स के बावजूद कुछ मेजर चैलेंजेस है। रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग, इंडिया में अभी तक लार्ज स्केल प्रोसेसिंग प्लांट्स नहीं है। टाइम लैग भी एक मेजर इशू है। डोमेस्टिक REE से मैग्नेट सप्लाई चेन बनने में
शुरुआत से लेकर फुल मैच्योरिटी तक कम से कम 5 से 7 साल लगेंगे। और R&D इन्वेस्टमेंट का भी इशू है। ऑल्टरनेटिव्स डेवलप करने में और एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को एफिशिएंट बनाने के लिए R&D में और पैसा लगाना होगा। इसके साथ ही साथ इन्वेंट्री एग्जॉशन। जेफरीज का कहना है कि अगर एग्जिस्टिंग मैग्नेट इन्वेंट्री खत्म हो गई तो ईवी मोटर प्रोडक्शन पूरी तरीके से रिस्क में पड़ सकती है। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस क्या है फॉर इंडिया? तो डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन एंड रिफाइनिंग। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला जैसी जगहों पर माइनिंग अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करके रिस्पॉन्सिबल माइनिंग प्रोसेस शुरू करना। ग्लोबल एसेट एक्विजिशन। इंडियन फर्म्स को ओवरसीज माइंस में इन्वेस्टमेंट और जॉइंट वेंचर्स करने के लिए एनकरेज करना। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज के साथ डील करना। टेक्नोलॉजी का सब्स्टिट्यूट भी ढूंढना चाहिए। जब तक डोमेस्टिक प्रोड्यूशन एस्टैब्लिश नहीं होती, हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज जैसे बायोफ्यूल्स, CNG, LNG और हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स अडॉप्ट करना। एंड ऑल्सो डिवर्सिफाइंग सप्लायर्स एट द सेम टाइम। ऑस्ट्रेलिया, USA जैसे ऑल्टरनेट सप्लायर्स को कंसिडर करना। जापान और वियतनाम के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी बनाना। तो इन सब का कंक्लूजन ये है कि आने वाले कुछ सालों में इंडिया का दौर बदल सकता है। चाइना की करंट ग्रिप ग्लोबल मार्केट पे थ्रेट है, पर ये डोमिनेंस डेकेड्स में डेवलप हुआ है। इंडिया के पास रिसोर्सेस है, पर डिपेंडेंस को कम करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी, R&D और ग्लोबल अलायंस को मजबूत करना होगा। आने वाले 5 से 10 सालों में क्रिटिकल चेंजेस लाए जा सकते हैं अगर इंडिया का एग्जीक्यूशन स्पीड और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिव रहा तो। चलते हैं आज की दूसरी न्यूज के टुवर्ड्स। इंडिया का फूड डिलीवरी मार्केट 65,000 करोड़ से भी बड़ा है, लेकिन अभी तक इस मार्केट पर जोमैटो और स्विगी का 95% से ज्यादा कंट्रोल है। जोमैटो और स्विगी को रेस्टोरेंट्स ने काफी टाइम से क्रिटिसाइज किया है बिकॉज ऑफ द हाई कमीशन विच इज अराउंड 20 to 30%, बायस्ड लिस्टिंग एल्गोरिदम्स, पैकेजिंग और डिस्काउंट्स के हिडन चार्जेस एंड रेस्टोरेंट्स के मार्जिन स्क्वीज करना। रैपिडो ने बेंगलुरु में पायलट फेज में ओनली लॉन्च किया है, एक नया फूड डिलीवरी मॉडल जो पुराने सिस्टम को डिस्टर्ब करने के लिए आया है। Their mission is that every person should have luxury of choice and the ability to order a reasonable priced meal। यानी भारत के आम आदमी तक सस्ता फूड डिलीवरी पहुंचाना। बट इसके लिए उसे जोमैटो और स्विगी का मोनोपोली तोड़ना पड़ेगा, रेस्टोरेंट्स को फेयर ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। अब रैपिडो का यूनिक मॉडल समझते हैं। तो पहला तो वो जीरो कमीशन फॉरएवर ऐसा क्लेम करता है। रैपिडो का कहना है हम कभी भी रेस्टोरेंट से कमीशन नहीं लेंगे, रेस्टोरेंट्स को मिलती है फुल पेमेंट। जैसे जोमैटो और स्विगी के 20 to 30% कमीशन से छुटकारा मिलेगा एंड बेटर प्रॉफिट मार्जिन्स भी होगा क्योंकि सस्ता खाना कस्टमर के लिए बनेगा। उसके बाद है ऑनलाइन प्राइसेस इज इक्वल टू ऑफलाइन प्राइसेस। जो प्राइस आप रेस्टोरेंट्स में देखते हो वही प्राइस आप ऐप पर भी देख पाओगे GST के अलावा। कोई हिडन पैकेजिंग चार्ज नहीं होगा, कोई एक्स्ट्रा मार्कअप भी नहीं होगा। ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग होगी जिससे कस्टमर्स का ट्रस्ट जीतने की स्ट्रैटेजी है। उसके बाद आता है फिक्स डिलीवरी फी जो रेस्टोरेंट भरेगा। अगर 100 के ऊपर का ऑर्डर है तो 25 प्लस GST होगा और 100 रुपीज के नीचे का ऑर्डर है तो 20 प्लस GST चार्ज होगा। ये डिलीवरी फी अभी स्टार्टिंग फेज में रेस्टोरेंट भरेगा, कस्टमर नहीं। एंड वो नो डिस्काउंट और नो एड और नो मैनिपुलेटेड लिस्टिंग पॉलिसी पे बिलीव करता है। आप अगर कोई रेस्टोरेंट को पैसे देकर टॉप लिस्टिंग नहीं मिलेगी, डिस्काउंट भी मैंडेटरी नहीं होंगे और हर रेस्टोरेंट को इक्वल चांस मिलेगा। इसके साथ ही साथ रैपिडो ने और एक कंडीशन रखी, हर रेस्टोरेंट कम से कम 4 आइटम्स 150 या उससे कम में ही लिस्ट करेगा। मिडिल क्लास और Tier 2 या Tier 3 सिटीज के लोग भी फूड डिलीवरी का मजा ले सकते हैं। अब इसके बावजूद रैपिडो पैसे कैसे बनाएगा, क्योंकि वो क्लेम करता है कि वो जीरो कमीशन पे मॉडल पे रन करेगा। तो पहला है कि वो फ्लैट सब्सक्रिप्शन मॉडल एक्सप्लोर कर सकता है। फ्यूचर में रेस्टोरेंट से मंथली फ्लैट फी ली जाएगी, जस्ट लाइक रैपिडोज राइड हेलिंग मॉडल। नेक्स्ट, इट विल ऑल्सो शो एड्स ऑन ऐप। रेस्टोरेंट्स ऑप्शनल एड्स चलाएगा, कोई जबरदस्ती नहीं है। ये एड्स टारगेटेड होंगे बेस्ड ऑन द कस्टमर डेटा। उसके बाद डेटा इनसाइट्स फॉर रेस्टोरेंट। रैपिडो रेस्टोरेंट्स के साथ कस्टमर बिहेवियर डेटा शेयर करेगा, जैसे लोकेशन, ऑर्डर ट्रेंड्स एटसेट्रा टू हेल्प विद द मार्केटिंग। एंड इट ऑल्सो वांट्स टू प्ले अ हाई वॉल्यूम गेम। ज्यादा यूजर्स मतलब ज्यादा ऑर्डर्स मतलब कम प्रॉफिट पर ऑर्डर भी वर्केबल बन जाता है। रैपिडो के पास ऑलरेडी स्केल है। इट हैज 4 मिलियन मंथली राइड्स, 500 सिटीज में एग्जिस्ट करता है एंड 30 मिलियन एक्टिव यूजर्स है।
एग्जिस्टिंग डिलीवरी फ्लीट भी अवेलेबल है, तो ये सब उसको फास्ट स्केल करने में हेल्प कर सकता है। बट इसमें एक ट्विस्ट है कि स्विगी खुद रैपिडो का इन्वेस्टर है। यस, स्विगी रैपिडो में इन्वेस्ट करता है, तो ये इक्वेशन अब और भी इंटरेस्टिंग बन जाता है। स्विगी पैसिव रहेगा या एक्टिवली इंटरफेयर करेगा? इज दिस अ स्ट्रेटेजिक हेज? एंड लॉन्ग टर्म में कंपटीशन बनाएगा या पार्टनरशिप? ऑल दीज क्वेश्चंस आर स्टिल अनआंसर्ड, बट देयर आर स्टिल सम चैलेंजेस जो रैपिडो को फेस करना पड़ सकता है। जैसे जीरो कमीशन मॉडल कितना सस्टेनेबल है? जब तक वॉल्यूम नहीं बढ़ता, कैश बर्न ज्यादा होगा। रेस्टोरेंट डिलीवरी फी भरने में हेजिटेंट हो सकता है। उसका यूनिट इकोनॉमिक्स भी टाइट है। कमीशन नहीं, एड्स नहीं, डिस्काउंट भी नहीं, मतलब कम मार्जिन मिलेगा। बिग सिटीज में ये मॉडल प्रॉफिटेबल बनना टफ है। उसके बाद रेस्टोरेंट से पुशबैक भी हो सकता है। डिलीवरी कॉस्ट बेयर करना हर रेस्टोरेंट के लिए फीजिबल नहीं है। उसके बाद आता है ऑपरेशनल एनफोर्समेंट, प्राइस कंट्रोल, पैकेजिंग चार्ज बैंड और अफोर्डेबल मील रूल्स एनफोर्स करना स्केलेबल नहीं हो सकता है इजीली। ये सब रैपिडो को एक ट्रू डिसरप्टर बना सकता है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा उसके एग्जीक्यूशन स्पीड और यूनिट इकोनॉमिक्स पे। अब बात करते हैं ब्लू स्टार के बारे में। थोड़ा सा कंपनी का इंट्रोडक्शन देते हैं कि ब्लू स्टार करता क्या है। सो ब्लू स्टार एक वेल नोन इंडियन कंपनी है जो काफी सारे सेगमेंट्स में काम करती है, जैसे रूम एयर कंडीशनर मतलब RACs, कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स मतलब HVAC इन बिग बिल्डिंग्स एंड फैक्ट्रीज, एंड प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम्स। ये दोनों मतलब B2C और B2B सेक्टर्स में एक्टिव है। अब FY25 में उनका बिजनेस कैसा रहा है? तो अगर उनके पहले सेगमेंट की बात करें, विच इज यूनिटरी प्रोडक्ट सेगमेंट, जो RACs और रेफ्रिजरेटर्स बेचता है, उसका उनको 47% का रेवेन्यू आता है। द रेवेन्यू वाज 5,621 करोड़, विच इज अ 22% ईयर ऑन ईयर जंप, और उनका EBITDA मार्जिन भी 8.4% था। ये सेगमेंट मेन कंट्रीब्यूटर था, लेकिन अब Q1 ऑफ FY26 में मेन चैलेंज आ गया है ड्यू टू द सॉफ्ट समर। उनका नेक्स्ट सेगमेंट है इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स, which adds up to 50% of their revenue. HVAC सिस्टम फॉर ऑफिसेस, मॉल्स, फैक्ट्रीज, ये सब वो डिलीवर करता है। FY25 का ग्रोथ है 27% ईयर ऑन ईयर जंप। डिमांड स्ट्रॉन्ग थी फ्रॉम डेटा सेंटर्स एंड फैक्ट्रीज, लेकिन कमर्शियल रियल एस्टेट वीक था। अब चलते हैं अगले सेक्टर, विच इज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, विच इज द माइनर सेगमेंट। ये नीश एरिया है और ये काफी स्मॉल रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। अब FY26 Q1 में थोड़ा कुछ गड़बड़ा है। मौसम की वजह से आया है एक ट्विस्ट। गर्मी कम पड़ी, मॉनसून जल्दी आया, जिस वजह से RAC का डिमांड गिर गया है। 25 to 30% वॉल्यूम ड्रॉप एस्टिमेटेड है फॉर Q1 फॉर ईयर ऑन ईयर बेसिस। FY25 का बेस भी हाई था, तो Q1 FY26 और ज्यादा इम्पैक्टेड रहेगा। उसके बाद उनकी इन्वेंट्री भी हाई है। डीलर्स के पास ऑलरेडी स्टॉक भरा हुआ है, नए ऑर्डर्स स्लो हो रहे हैं। और उसका शेयर प्राइस परफॉर्मेंस देखते हैं तो Jan 25 के 2417 के 52 वीक हाई से वो 35% ऑलरेडी गिर चुका है, और इस करेक्शन का रीजन है वीक RAC सीजन प्लस हाई वैल्यूएशंस। अब करंट मार्केट शेयर प्राइस और उसके एक्सपेक्टेशन समझते हैं। FY25 में 14% RAC मार्केट शेयर था। FY26 का गोल है 15% तक ले जाना। मैनेजमेंट को कहना है कि RAC सेगमेंट Q1 में स्लो होगा। फेस्टिवल सीजन जो दिवाली या विंटर में है, तब बाउंस बैक हो सकता है। Q3 में प्री बाइंग आएगी ड्यू टू न्यू एनर्जी नॉर्म्स जो Jan 2026 से अप्लाई होने वाले हैं, एंड लो AC पेनिट्रेशन एंड प्रीमियमाइजेशन इंडिया में लॉन्ग टर्म ग्रोथ ड्राइवर है। अब कमर्शियल रेफ्रिजरेशन इज अ स्टेबल सेगमेंट। उनके यूनिटरी प्रोडक्ट से ज्यादा स्टेबल है, रेंज का इम्पैक्ट कम होता है, रिटेल, किराना स्टोर्स, कोल्ड चेन्स में डिमांड ठीक होती है, तो Q1 में ये सेगमेंट बेटर परफॉर्म कर सकता है। अब कंपनी क्या कर रही है? ये डैमेज कंट्रोल के लिए वेरिएबल कॉस्ट को कंट्रोल करने का फोकस है, इन्वेंट्री को मैनेज करने पर ध्यान है, केपेक्स को Q1 में स्लो किया गया है, और Tier 3 और Tier 4 सिटीज में सिलेक्टिव एक्सपेंशन हो रहा है। तो इसे ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि ये एक सीजनल झटका है, स्ट्रैटेजी का फेलियर नहीं है। जो इन्वेस्टर्स पेशेंट है उनके लिए बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी हो सकता है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा ऑन Q1 रिजल्ट्स, इन्वेंट्री क्लियरिंग स्पीड पर और फेस्टिव डिमांड के बाउंस पर।
but this is not a recommendation in any format. चलते हैं न्यूज़ फ्लैश सेक्शन की ओर, जो आपको हमारी स्कैनएक्स के न्यूज़ टैब के अंदर न्यूज़ फ्लैश का एक सेक्शन मिलेगा, जहाँ पे आपको क्विक न्यूज़ का एक्सेस मिल सकता है. जैसे वी कैन सी कि यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी लुटनिक हैज reported positive developments in discussion with China. The talks appear to be a part of ongoing diplomatic efforts between the US and China. उसके बाद हम देख सकते हैं that there is a price hike and shortage in Manipur for the essential commodities. Prolonged highway blockages in Manipur have led to rising costs and shortages of essential commodities, particularly in the capital area. The ethnic conflict that began on May 3rd has disrupted transport routes, causing economic strain. Goods are being rerouted through Mizoram, increasing transportation costs and exacerbating inflation. Shortages of life-saving medicine and crucial supplies have been reported. The capital, Imphal, is also experiencing growing inflation and scarcity of products due to obstructed truck movement along the important routes. उसके बाद हम देख सकते हैं that Bitcoin has surpassed $110,500 on the as the crypto market rallies. तो ऐसे ही अगर आपको भी चाहिए कोई क्विक न्यूज़ का एक्सेस, तो आप हमारे न्यूज़ फ्लैश टैब को एक्सप्लोर कर सकते हो. उसके बाद अब चलते हैं इनसाइट्स टैब पे एंड लेट्स लुक एट टुडेज हीट मैप. आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स की बात करते हैं. तो ग्रासिम इंडस्ट्रीज इज टुडेज टॉप गेनर विच इज अप बाय 3.81%. उसके बाद डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज इज अप बाय 2.25%. टाटा मोटर्स इज अप बाय 2%. उसके बाद हम देख सकते हैं इन्फोसिस इज अप बाय 1.47%. वी कैन सी टीसीएस इज अप बाय 1.2%. So these have been the top gainers for today. If you look at the top losers, हम देख सकते हैं Trend is down by 1.68%. हम देख सकते हैं Asian Paint is down by 1.29%. Tata Steel is down by 1%. Mahindra & Mahindra is down by 0.6%. We can see Bajaj Finance is down by 1.14%. So these have been the top losers for today. If you look at the FIDI data, as of 9 June 2025, we can see कि FIs ने net cash में buying की है of 1,992 crores and DI ने भी buying की है of 3,503 crores. उसके बाद if you look at the top deliveries for today, हम देख सकते हैं the top 5 deliveries are NTPC, Sun Pharma, Reliance Industries, ICICI Bank and TCS, which range around 78% to 73%. Now let's go on Dhan charts and analyze Nifty 50 for today. तो आज हम थोड़ा सा और डिटेल में एनालिसिस करते हैं. हम थोड़ा सा मैंने आर्ली बेसिस पे वो चार्ट प्लॉट कर दिया है एंड जैसे हम देख सकते हैं कि पहले 1 घंटे में ही हम देख सकते हैं कि निफ्टी ने आज का जो हाई रीच किया था वो था 25,199. वो पहले आवर में ही रीच कर दिया था और आज का जो लो था वो था 25,055. वो भी उसने पहले आवर में ही टच कर दिया था. उसके बाद ड्यूरिंग द एंटायर डे द मार्केट वाज इन द सेम रेंज एंड इवेंचुअली Nifty closed around 25,091. So this was today ki we did reach a high of 25,200, but then we eventually closed around 25,100. So हमने ज़्यादा कुछ गेन नहीं किया है कल के क्लोजिंग से. We just up by 1 point. But if you look at the 20 EMAs and 50 EMAs, उन दोनों के ऊपर ही हमने बंद किया है. And if you look at the RSI, it is still around 62. If you look at Sensex as well, Sensex ने भी same momentum दिया है कि पहले 1 घंटे में ही उसने उसका high touch किया और low भी touch किया, which is around 82,680 was its high and 82,240 was its low. उसके बाद वो ये 400 points के range में ही रहा for the entire day and then Sensex eventually closed around 82,343. Now, if you look at the top gainers and losers in the indices, we can see today's top gainers is Nifty IT. जैसे हमने stock heat map पे भी देखा, Infosys and TCS were the top gainers for today. So Nifty IT is up by 1.67%. Nifty Pharma is up by 0.5%. Nifty Commodity is up by 0.5%. FMCG and CPSC are up by 0.3%. So these have been the top gainers in the indices section. And the top losers have been Nifty Realty, which is down by 1.14%. PSU Banks is down by 0.5%. FinNifty is down by 0.5%. So these have been the top losers in the indices. So that's it for today. I'll see you tomorrow. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे
तो कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो. And until then, stay curious and stay updated. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.